हेलो एंड फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़। लेकिन इसके पीछे रीज़न्स क्या है और इसको हल करने के लिए क्या इक़दामात हो रहे हैं या हुकूमत अपने कामों में, यानी अपने कामों से मेरा मतलब है वो काम जिसका ताल्लुक शायद पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान की अवाम से नहीं, उनके अपने काम उनमें मसरूफ़ है। 13 पार्टियों की हुकूमत है, इमरान खान साहब अपना बीन बजा रहे हैं और इसके साथ-साथ बाकी जो इस्लामाबाद की हद तक हुकूमत है, वो अपने काम धंधों में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी हम यही हाल देख रहे हैं। बट इसी दौरान थ्रेट्स पे थ्रेट्स आ रही हैं, लेकिन किसी को शायद टाइम नहीं है या फिर इसको सीरियस नहीं ले रहे, ये वो बता सकते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर अपनी एनालिसिस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया। आप सर, एक बार फिर इसी एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तान के लिए जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग द शो। लेकिन अगर हम सर सिक्योरिटी से शुरू कर लें, ये बात आपके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रही, बल्कि आप ज़्यादा करीब से देखते हैं हालात को, इस पे अपना लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सर, 1 साल हुआ, लास्ट ईयर नवंबर से ये कहानी शुरू होती है और अभी जाके जिस तेज़ी के साथ इस साल का हम एहतताम कर रहे हैं, शायद हमने जनवरी-फ़रवरी में ये सोचा भी नहीं था कि दिसंबर में हालात इस नहज पे पहुँचेंगे कि इस्लामाबाद में हर रोज़ नए थ्रेट्स अलर्ट्स जारी किए जाएँगे। हाँ, ये बिल्कुल अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है, लेकिन मैंने तो काफ़ी वक़्त पहले से इसके ऊपर बात उठाना शुरू की थी, जब सिर्फ़ ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि टीटीपी के लोग जो हैं, वो वापस पाकिस्तान आ जाएँगे। तो मैं उस वक़्त भी ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था कि वो किस तरह से आ जाएँगे? क्या एक सॉवरेन स्टेट की जो सिक्योरिटी बॉर्डर्स के ऊपर है, वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी वक़्त भी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएँगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं, क्या वो इस काबिल नहीं हैं कि वो तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, रॉ के एजेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं या कोई भी जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो वो इतनी आसानी से दाखिल हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है और ये बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है उनकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर और उनकी विजिलेंस के ऊपर कि किस तरह से ये लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो बहरहाल ये अब आप देख लें कि अब क्या सूरत-ए-हाल है कि उस दिन आई-10 के अंदर जो धमाका हुआ वो भी ज़ाहिर है कि उसको रोका गया और चेक पोस्ट के ऊपर और उसने वो जी। धमाका कर दिया। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि तालिबान जो हैं वो कुछ ऐसी वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं कि वो उनके अपने जो खुदकुश बमबार हैं, वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे। अब ये कोई ऐसी भी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं जो क्रोमा के ऊपर बनाई गई हों। और आपने देखा है कि लेटेस्ट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है कि अगर हम क्रोमा के ऊपर इसको ले आएँ तो आप किसी शख्स को कहीं पे भी बैठा हुआ दिखा सकते हैं। तो होलोग्राम। जी, वो बिल्कुल। तो ऐसी कोई ये भी सूरत-ए-हाल हो सकती है और लेकिन ये भी हो सकता है कि सचमुच एक्चुअली वो लोग ऑन द स्पॉट इस चीज़ को बना रहे हों। दोनों तरह से जो भी वीडियो सामने आ रही हैं, दोनों तरह से हुकूमत पाकिस्तान के लिए और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान है कि ये कैसे हो सकता है? और ज़ाहिर है कि अवाम के अंदर जो पैनिक फैल रहा है बतदरीज, आप ज़ाहिर है कि मैं और आप अवामी जी, आदमी हैं, लोगों के अंदर जाते हैं, देखते जी, हैं उनकी जो एक नफ़सियाती, जज़्बाती कैफ़ियत को भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं जी, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ़ महँगाई का फ़रियत जो है जी। वो अवाम को के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बना हुआ है। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी थ्रेट है अवाम को वो भी बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खौफ़ज़दा हैं
बिल्कुल। कि इतनी बड़ी फ़ौज होने के बाद, इतने सारे से हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके बावजूद जो है हमारे यहाँ ये क्या सूरत-ए-हाल हो रही है और फिर ये गुज़श्ता कुछ महीनों से और ये 9/11 के बाद से अगर हम देखें तो इस पूरे खित्ते की जिस तरह से तब्दीली हुई है हुँ, और फिर अमरीकी अफ़वाज जब अफ़गानिस्तान से चली गईं, तो उसके बाद से जो सूरत-ए-हाल डेवलप होना शुरू हुई है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। जी, बिल्कुल। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारी बातें जो तज्ज़ियाकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अवाम के सामने भी ला रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के सामने भी ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई खातिर ख़्वाह नतीजा ऐसा नज़र नहीं आ रहा फ़ख़र, जी, कि हम बिल्कुल। ये फ़ख़्र से कह सकें कि नहीं हम बहुत महफ़ूज़ हैं। बतदरीज जो सिक्योरिटी के खतरात बढ़ रहे हैं, अवाम के अंदर जी, और हमारे मुआशरे के अंदर, वो बहुत पेचीदा भी होते जा रहे हैं। तो इसको अब देखना पड़ेगा कि ये कैसी सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है? क्या इस तरह की हुँ, सूरत-ए-हाल के अंदर हम सी-पैक चला सकते हैं, अपनी मईशत को चला सकते हैं? और वैसे भी हम इस वक़्त बहुत ज़्यादा डेफ़िसिट में जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा जो अपने रियासती इदारों के ऊपर ट्रस्ट डेफ़िसिट है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल। जो हमारा फाइनेंशियल डेफ़िसिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं कि हम किसी वक़्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। कुछ लोग जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक्चुअली टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं यस। और एक मसनूई सहारे पर खड़े हैं। फ़ख़र ये सारी वेंटिलेटर पे सूरत-ए-हाल वेंटिलेटर पे हैं और ये सारी सूरत-ए-हाल जो है और इसमें अगर सिक्योरिटी खतरात का तड़का भी लग जाए, तो हम किस तरह से तड़के हुए मुआशरे के अंदर बैठे हुए हैं, किस तरह से एक बिल्कुल अ शिकस्त और रेख का शिकार मुआशरे के अंदर और मुल्क के अंदर बैठे हैं। ये बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। सर हमारी हुकूमत को और रियासती इदारों को इन खतरात को ख़त्म करने के लिए और जो दिफ़ाई निज़ाम हमारा है, मुआशरती दिफ़ाई निज़ाम, उसको मज़बूत करने के लिए कुछ ऐसे विज़िबल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जी, फ़खर। अच्छा सर एक चीज़ पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज ही और जी, जी। वहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि पहले जी हामिद करज़ई साहब की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, फिर अशरफ गनी साहब आ गए और हम यही दावे करते रहे कि यार ये हमारे खिलाफ साज़िशें रचाते हैं और हमें हुँ, संभलने नहीं देते। फिर उसके बाद तालिब और यही रॉ इंडियस और यही नाम हम लिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि अब वो लोग आए हैं जो हम हमारे सबसे करीबी हम मानते थे उनको। उसके हुँ, बाद हालात जितने बदतर हुए हैं शायद इससे पहले पिछले 10 सालों में नहीं हुए। और जो हुँ, सिचुएशन अब क्रिएट हुई है तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहले हम जश्न मनाते हैं, मुबारकबादियाँ देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। अब वो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ते हुए इस्लामाबाद तक आ गए। काबुल तो हुँ। चलें उनके पास ही है लेकिन अब इस्लामाबाद तक आ गए तो अब हम क्या कहेंगे? अब क्या अपना थूका हुआ चाटेंगे या कुछ और होगा? देखें बुनियादी बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, तो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने में पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। जी। अब जैसे आप अशरफ गनी की बात कर रहे थे या हामिद करज़ई की बात कर रहे थे, ये यहाँ पर इस्लामाबाद के छोटे-छोटे फ्लैट्स के अंदर यहीं पर ये छुपे हुए होते थे और जी। यहीं पे रह रहे थे जब पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था। अब अगर ये हुकूमत में जब ये सँभाल लेते हैं और उसके बाद ये एहसान फ़रामोशी करते हैं, तो हम कभी भी हमने ये नहीं समझा कि अफ़गान सरबराह जो हैं या अफ़गान सियासतदान जो हैं, अफ़गान तालिबान जो हैं, वो कोई एहसान फ़रामोशी इस तरह से करेंगे। अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को दाँव पर लगाएँगे। हमने कभी ये नहीं सोचा है और ना कभी हमने ये चाहा है कि किसी तरह से भी कोई भी अफ़गान एलिमेंट है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो दिफ़ाई है, चाहे वो मज़हबी है, चाहे वो तालिबान है या करज़ई हैं या अशरफ गनी हैं, इनको किसी तरह से हम नुकसान पहुँचाएँ। हमारे ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है फ़ख़र कि हमारे अ,
यहाँ पर हमारी गोद में पलकर अगर ये हमारे पेट में छुरा मारेंगे, तो ये फिर बहुत इससे ज़्यादा तकलीफ़देह बात और क्या हो सकती है? लेकिन अब आपने बात की ज़िम्मेदारी की, अब देखें ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? जी, ज़िम्मेदार आजकल तो आपको पता है कि यहाँ पे ज़िम्मेदारी वाला मसला तो है नहीं। जी। हम एक अजीबो-गरीब किस्म के दौर में से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ़ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, दैट प्रिवेल्स। Only vested interest prevails, whether it is Afghan Taliban or TTP or anyone else. अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान ने इन सब के ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हुए हैं और इतने वक्त से देखें कहाँ पर अर्ली 80s से ले लेना जब ये रशिया वाला मामला शुरू हुआ था जिसको हम कह रहे थे रशियन इन्वेजन। जी। अब वहां से अगर हम ले लें फिर एक अफगान जिहाद को जिस तरह से सपोर्ट किया गया और जिस तरह बहुत सारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहिए इसको कि जो मुख्तलिफ तरह के मुजाहिदीन थे उनको जिस तरह से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी एंड पीस और हमने अपने हिस्से की रोटी जिस तरह से उनको दी है उनके मुहाजिरीन को जिस तरह से संभाला है हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। लेकिन अभी भी सर अभी भी देख लो अभी भी जी, मैं एक एक अगर आप मुझे बात कहने की जी सर, इजाजत जी दें सर, जी सर, फखर जी सर। तो अब जब अमरीकी वो खाली कर रहे थे अमेरिका के साथ तालिबान की नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो सकती थी अगर पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट ना करता। तो अब जिम्मेदारी का अगर हम तयन करने बैठें तो शायद एहसान फरामोशी को ही हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जी फखर। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है कि बाकी चीज़ें तो चले हम ये करते हैं, हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को कभी नहीं देखते, लेकिन हम दूसरों के लिए जो है कभी कहते हैं इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कभी अमेरिका के हम जिसे कहते हैं कि किराए के अब मैं क्या कहूँ कि वो टट्टू बनते हैं, कभी किसके लिए। सर, अब अफ़गानिस्तान अपना काम कर रहा है, वो हमसे आज भी फाइनेंशियली बेहतर है, वो जो भी कर रहे हैं दुनिया जाने और अफ़गानिस्तान जाने और अफ़गानिस्तान की कौम जाने। लेकिन हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा, हम ये कहते हैं जी हमने तो बड़े आप पे एहसानात किए, वो कहते हैं भाई आप लोगों ने कौन से एहसानात किए, अमेरिका से डॉलर लेते थे और उनके लिए काम करते थे, हमारे ऊपर आपका क्या एहसान है? सही उससे बात है। पहले सर तो ये चीजें अब हम जब खुद नहीं मानते, हम ये कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं कि जी बस जी ये हो गया तो हमारे पास तो इस तरह के वसाइल है तो हमने तो ये कर दिया था वो। सर ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी, ये झूठ हम कब तक बोलते रहेंगे? अब अच्छा 1947 से शुरू देखें किया और आए हुए 2022 तक। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप अगर 1982-83 से लेके आज तक देखें तो पाकिस्तान ने अ, अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर लड़ी है रूस जी, के खिलाफ और उसमें बहुत सारा नुकसान हमारे जो अफ़गान भाई हैं उनका भी हुआ है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। अब बिल्कुल सही। ज़ाहिर है कि जो भी आप जिहाद कर रहे हों या लड़ाई कर रहे हों, आप इसको कोई भी लेबल दे दें, उसके लिए पैसा तो लगता है। अगर पैसा ज़ाहिर है कि अगर हम एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, तो वो पैसे के बगैर तो मुकम्मल है। अब जिस तरीके से हमने जहादियों के अंदर पैसे बाँटे हैं, वो हमने बाँटे, अमरीकियों ने बराह रास्त आकर तो नहीं बाँटे हैं। या जो असला है या उनका रहन-सहन है, वो चीज़ें हैं, तो हमने वो पैसे ज़रूर लिए हैं। हम इससे वो इनकार तो किसी को भी नहीं है कि पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन वो जो ड्रामेबाज़ी वाला काम आप कह रहे हैं ना कि ड्रामेबाज़ी असल में इतनी सी है कि अ, ज जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादारों वाला मसला हुआ है हमारे एग्ज़ैक्टली सर, साथ। हमने बिल्कुल। उस जितना काम करना था, उससे ज़्यादा बढ़कर करने की कोशिश की है, जी, जी। कि शायद हमारी जो ताल्लुक है, वो अमेरिका के साथ वो बेहतर हो जाए, खित्ते में हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो एक वक़ार है, वो बेहतर हो जाए। और दूसरी तरफ चूँकि भारत को हमने देखा है जिस तरह से उनका एक रवैया है पाकिस्तान के साथ और वो इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर की कैफ़ियत तो ज़ाहिर है कि हमें एक बेहतर साथ तो चाहिए था। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम अमेरिका के लिए ज़्यादा बढ़कर काम करें। उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको इस पे ऑब्ज़र्वेशंस भी रही हैं
और शायद अब भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है, नहीं होना चाहिए, या मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपने अफगान भाइयों का या जो दूसरे एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे जिहाद के अंदर या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर जो हमारा रोल रहा है, उसमें हमने कोई किसी के साथ ज्यादती की है। तो मतलब अब ये था कि जो भी डिफरेंटली बिहेव करने वाले और डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले लोग थे, जब पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अपनाई थी, जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जब हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान को एक नई स्ट्रैटेजी तो बनानी थी। तो अब उसके अंदर जो जिसको हम दहशतगर्द कहते हैं, मुनीर या जी, जी, जो फ्रीडम फाइटर्स कह लें, या जो भी आपने नाम देना है उसको आप दे लें, तो उनको चाहिए था कि जब पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था तब तो वो बहुत खुश थे, सारी सूरत हाल थी। लेकिन एक वक्त आता है जब ये जो किसी भी वॉर के एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, उन्होंने डिसमेंटल होना होता है या उनको सीधा करके अपने साथ रखना होता है। और हर वक्त वो हमले के लिए और उसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट नहीं कर सकते जो जमानाए जंग के अंदर हो रहे होते हैं। तो अब बहरहाल उनको थोड़ा बदलना चाहिए था, वो नहीं बदले और पाकिस्तान के खिलाफ जो काम एक सिलसिला शुरू हुआ है, अब जाहिर है कि उससे पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह तो उसको निपटना तो है। अब जो फाटा के अंदर हुआ या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर जैसा हुआ, तो जाहिर है कि वो एक अल्टीमेट एक्शन और रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से होना था और वो हुआ है और मजीद की तवक्को की जा रही है। जिस तरीके से अभी टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने अज़ाइम पाकिस्तान हुकूमत को और रियासत को अपने अज़ाइम दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन तो आना है। और शायद एक बार फिर मैं देख रहा हूं कि जैसे फाटा का ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ था, ज़रबे अज़ब की और कौन-कौन सी ज़रबें हमने वहां पर नहीं चलाई हैं, तो उसी तरह का एक और बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शायद इस दफा अमेरिका इसका हिस्सा ना हो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ज्यादा तैयारी कर रहा है भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ। और आपने देखा है कि कोल्ड वॉर किस तरह से पिकअप हो रही है। हुँ, यूक्रेन के अंदर ये जंग जो है ये कोई बिल्कुल अलग से नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर राइट, जो इस वक्त चल रही है। और रशिया को वहां पर इंगेज करना और रशिया को कटेल करने की जो एक स्ट्रैटेजी है, हुँ, वो दैट इज ऑन। और अब लेकिन उसके कोई आफ्टर मैथ्स जो हैं वो हमें दूसरी सरहदों पर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान चारों तरफ से किसी ना किसी तरह के जो खतरात हैं उससे घिरा रहेगा और मजीद घिरने के चांसेस हैं। जैसे अब इसका कोई इम्पैक्ट जो है यूक्रेन वॉर का, वो पाकिस्तान के ऊपर भी आता हुआ आपको नजर आएगा कुछ वक्त के अंदर। कि अभी तो हम सिर्फ स्टेपल फूड तो गंदुम आती थी यूक्रेन से या रूस से, हम सिर्फ उसको अभी तो रोना रो रहे हैं ना। जी, लेकिन इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट जो है, जो आर्म्ड इम्पैक्ट है, या कह लें कि जो टेररिज्म का कोई इम्पैक्ट है इस तरह का, वो पाकिस्तान के ऊपर आना है। अभी कुछ वक्त में आप देखना शुरू कर देंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल होने वाली है। दूसरी तरफ भारत को जिस तरह से गर्म किया जा रहा है चीन के खिलाफ, तो वो भी एक यकीनन उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आना है। चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, सीपैक के हवाले से अगर हम देखें। जी, और अगर कोल्ड वॉर का ये महाज भी गर्म हो जाता है जो चीन के खिलाफ है, तो हम देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो चुका होगा। राइट, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ यूक्रेन, जी, तीसरी तरफ चीन वाला महाज गर्म होने से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मजीद खराब हो जाएगी। और वो जो डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो अदम इस्तेहकाम है, जो हुकूमत और इमरान
जो हमारी जो सियासी चपकलश जी, चल रही है मुख्तलिफ पार्टीज के जी। दरमियान, वो हमें बहुत करीब लेती जा रही है उस बहुत बड़े इम्पैक्ट की तरफ जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी फ़खर। अच्छा सर एक लास्ट में इन शॉर्ट आपसे किन सारी चीज़ों के बावजूद आप बहुत अरसे से सर जर्नलिज्म कर रहे हैं, चीज़ों को देखा हुआ है, मुझे चले कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 8-10 साल हो गए मुझे। लेकिन सर हम इन चीज़ों को अगर देख पा रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल हो, हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो या उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी हो, चाइना की सिचुएशन हो, सर हमारी हुकूमत के लोग क्या वो पूरा दिन इसी चक्कर में नहीं लगे रहते कि शहबाज शरीफ स्टेज पे खड़े होते हैं तो इमरान खान को गालियाँ, इमरान खान खड़े होते हैं तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी को गालियाँ। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं? बाकी सर यार हिंदुस्तान के अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो उनका अपना कमाल है, वो अपनी पॉलिसी एक रखते हैं सर, एक क्लैरिटी रखते हैं। बेशक अमेरिका जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले लेकिन एस-400 सिस्टम वो रशिया से ले रहे हैं। इस ताल्लुकात के बाद उन्होंने लिया। रशियन ऑयल उन्होंने उसके बाद लिया और उनको बताया भी कि हम क्यों ले रहे हैं और हम लेंगे। सर ऐसी पॉलिसी तो हमने शायद 75 सालों में जो हम पढ़ते हैं देखा तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन जितना पढ़ा है तो सर उसमें तो एक दफा भी ऐसा नहीं हो कि हमारी कोई ऐसी क्लीन एंड क्लियर पॉलिसी रही। अच्छा, आपने इस वक़्त 3 बातें की हैं। बिल्कुल सर, पहली बात बिल्कुल। तो ये है कि हमारे सियासतदानों की। मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड अपने सियासतदानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना जी चाहता। बिल्कुल। लेकिन जो बुरे से बुरा लफ्ज़ हमारे सियासतदानों के लिए हो सकता है, आप उसको आप समझ सकते हैं उसको कि मैं क्या राय रखता हूँ। जी बिल्कुल। और क्योंकि ये इस वजह से नहीं है कि मैं कोई शहबाज़ शरीफ साहब के खिलाफ हूँ या इमरान के खिलाफ हूँ या किसी भी, जो उनका सियासी अदम बर्दाश्त और जो सियासी चपकलश है, अपने ज़ाती मुफ़ादात के लिए और हुकूमत में आने के लिए, मैं उसकी वजह से इनके बारे में कोई बुरे लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब ज़ाहिर है कि मैं नहीं कह बिल्कुल सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। और सारी कौम जो है, अगर ये आप अवाम में जाके देखें, तो वो बबांग दहल जो है, ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ इन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल। कि खुदा की पनाह। अब ज़ाहिर है कि जो भी महँगाई की सूरत-ए-हाल है और ऐसी अदम सियासी बर्दाश्त के अंदर रहने वाले सियासतदान जो हैं, जो आपस अपने ज़ाती मुफ़ादात के लिए इस वक़्त जंग लड़ रहे हैं विद इन द कंट्री, उनकी कहाँ नज़र जाएगी कि हमारे जो सरहदें हैं, वो किस तरह से गैर महफूज़ हो रही हैं। जी। फिर दूसरी जो बड़ी बात हमारे सियासतदानों की वो गलत बयानी है। जैसे इमरान खान ने कहा कि हम तेल और फिर उनके जो सफ़ीर हैं रूस के, उन्होंने आके ये कह दिया बिल्कुल। कि भई ऐसी कतई कोई बात नहीं हुई थी नहीं हुई। और कुछ भी नहीं है। अब बहरहाल अब जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। दूसरी तरफ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हम बातचीत के दरवाज़े खोल रहे हैं और प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं और ये बातचीत जो है वो जनवरी में शुरू होने के इम्कानात हैं कि किस तरह से रूस से हम गंदुम ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं और जो भी सूरत-ए-हाल है। तो अब ऐसी भी सूरत-ए-हाल है ना कि सारे सियासतदान अगर वो हुकूमत के अंदर भी हैं, तो जी। वो एक पेज पर नहीं हैं। अब आपने जो बात की जब आप सारे सियासतदान एक पेज पर नहीं हैं, अब आप ये देख लें कि अगर हम भारत की मिसाल लेते हैं या नेपाल की मिसाल लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो 13-14 पार्टीज़ एक साथ में है ना। वहाँ पर तो 50-50, 60-60 जो सियासी जमातें हैं, वो एक इत्तेहाद के अंदर होती हैं और बिल्कुल। वो सारे एक पेज पर होते हैं और वो मिलकर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बावजूद। और वो दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। भारत के अंदर भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल हमें नज़र आती है कि जब उनके एक्सटर्नल रिलेशंस या फॉरेन रिलेशंस की बात आती है, तो वो एक पेज पर हमें खड़े नज़र आते हैं। कौमी हुँ। मुफ़ाद उनके लिए सबसे अहम होता है। हमारे यहाँ कौमी मुफ़ाद जो है, वो सबसे अहम नहीं है, सिर्फ़ या सियासी मुफ़ाद अहम है। तो ऐसी बिल्कुल। सूरत-ए-हाल के अंदर खतरात हमारे लिए दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें कहीं न कहीं होश के नाख़ुन लेने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं और इवन फ़ौज पाकिस्तान हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि हम गैर सियासी हो चुके हैं। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि अफ़वाज या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर सियासी हो नहीं सकती। अगर मैं ये कहूँ कि पेंटागन गैर सियासी हो चुका है और वो अमेरिका की जो सियासत है
जो सदर का तर्ज़े हुकूमत है या उसके या उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, तो ये फ़खर बहुत अजीब सी बात होगी। जी। पेंटागन हमेशा से बैकबोन रहेगा अमेरिका की हुकूमत के हवाले से। हुँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए बैकबोन का रोल अदा करना चाहिए और उसको करते रहना पड़ेगा। राइट। क्योंकि हमारे सियासतदान या दुनिया के किसी भी मुल्क के सियासतदान जो हैं, इवन अगर हम बरतानिया और अमेरिका की मिसाल लें, तो वहाँ के सियासतदान हमारे सियासतदानों से बदरजहा बेहतर हैं। हुँ। लेकिन वो फिर भी कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से कुछ मिस्टेक्स और गलत स्टेटमेंट्स देते हुए हमें नज़र आते हैं। जिसके ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जो आकर उनको करेक्ट करते हैं। तो सियासतदानों की एक कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होती रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक इम्पार्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक उनकी मॉनिटरिंग उसको करते रहना चाहिए और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी ये देखना पड़ेगा कि सियासतदान कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, राइट। क्या कोई 1971 वाली गलती तो नहीं दोहराई जा रही, क्या अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब करने वाली कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से कहीं उसके ऊपर कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सियासतदान लेकर तो चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ रियासती इदारों को उनकी मॉनिटरिंग करना पड़ती है और करते रहना चाहिए। जी लेकिन फखर। सर, शो का टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक छोटी-सी बात मैं ये ऐड करता चलूँ सर, वो हुँ, मॉनिटरिंग नहीं करते, वो फुल इंटरफेरेंस करते हैं और जहाँ पे गंद हो जाता है तो कहते हैं तुम लोगों ने कर दिया और जहाँ पे अच्छा हो जाता है कहते हैं ये हमने कर लिया। आई एम सॉरी टू से सर, पेंटागन इस तरह की वो कभी नहीं करेगा, ना हिंदुस्तान की हाँ, फ़ौज आके इस तरीके से इंटरफेरेंस करेगी और ना करनी चाहिए। उनको उस डिसीज़न पे अमल करना चाहिए जो उनको पार्लियामेंट से मिले, और अगर वो करते हैं तो सर वो आगे जाते हैं, और अगर वो नहीं करते उसके ऊपर अमल, तो उसकी हाल जो है वो लीबिया और सीरिया और इराक और फिर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल भी इसमें शामिल होती है, वो पाकिस्तान जैसी होती है सर। इंटरफेरेंस उन्होंने की, 33 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद आज हम सर इस लेवल पे, तो मेरे ख्याल में फैसले तो उन्होंने किए हुए हैं। अफगान जिहाद के आप नहीं, जी, जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या अफ़वाज पाकिस्तान को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने मार्शल लॉ की हुकूमत 33 साल, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया, अगर हम देखें भारत के अंदर, तो कभी भी मार्शल लॉ नहीं नहीं रहा रहा। है और वो उनकी फ़ौज हमेशा से हुकूमत के ताबे रही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सियासतदान कोई गलती कर रहे हों फॉरेन रिलेशंस के अंदर या कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कर रहे हों, तो वहाँ पर उसको करेक्ट करना, मैं सिर्फ इतनी उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो पॉलिटिकल फिडलिंग है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप किसी सियासतदान को लॉन्च करें और उसके लिए पूरी ग्राउंड लेवलिंग करें और एग्ज़ैक्टली एक सर। तरफ के जो सियासतदान हैं उनको खींच-तान के उनका कोटा पूरा करने की एब्सोल्युटली। कोशिश करें, तो ये दैट इज़ नॉट अलाउड एंड इट शैल नॉट बी अलाउड। मैं तो ये ये सर मैं बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि सर आपने कहा मॉनिटरिंग वर्ड यूज़ किया आपने, बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज़ किया। लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं करते, वो इंटरफेरेंस करते हैं वो अनफॉर्च्यूनेटली। हम क्या इंटरफेरेंस नहीं कहें, होनी चाहिए, मैं वो नहीं इंटरफेरेंस होनी नहीं होनी चाहिए, वो चाहिए। बिल्कुल आपने देखें, आपने बिल्कुल क्लियर कहा है, और मेरे ख्याल ना होनी ओ अगर ना हो तो शायद हालात बेहतर हो सकते हैं, और जिस हालात से आज हम गुज़र रहे हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर आप सर उसको जानते हैं। टाइम क्योंकि हमारे पास ख़त्म है, तो किसी और टाइम इसके ऊपर मज़ीद फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आप शो में आए, और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।